हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में आज हम विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। विज्ञान के प्रश्न आपसे सामान्य अध्ययन के 50 अंक के सेक्शन में भी पूछे जाएंगे और विज्ञान और मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में भी पूछे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट दोनों के लिए ही है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक, और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, इन वीडियोस पर, इन प्रैक्टिस सेट पर रिस्पांस आपका अच्छा आना चाहिए। और पहला सवाल देखेंगे आज का। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का उदाहरण इनमें से कौन सा है? पहले समझिए कि भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज क्या होते हैं, उसी के बाद इसका आंसर कर पाएंगे हम। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने जल है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। इसको जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये वेपर में यानी वाष्प में बदल जाता है, लेकिन रहता तो ये पानी ही है, जल ही रहता है, H2O ही रहता है। अगर इस वाष्प को आप फिर से ठंडा करोगे तो ये जल में बदल जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशन में ये जो है क्या है आपका, ये जल ही है, यानी इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इनमें जो मात्रा होती है, जो मात्रा पानी की यहाँ है, वही इतनी ही यहाँ पर होगी। और इसमें जो है ये रिवर्सिबल होती हैं, यानी वाष्प को जल में कन्वर्ट किया जा सकता है और जल को वाष्प में। रिवर्सिबल होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं। अब इनमें से एग्जाम्पल्स में से देख सकते हैं हम। तो इसमें जल का वाष्प में बदल जाना एक भौतिक परिवर्तन है। अगर एग्जाम्पल में देखोगे तो जो पानी है, पानी को अगर पानी में अगर आप चीनी को घोल दोगे पानी के अंदर, तो चीनी घुल जाएगी। लेकिन अगर आप उस पानी को, घुले हुए चीनी के घोल को गर्म करोगे, तो उसमें से पानी उड़ जाएगा, यानी वाष्प बन जाएगा, और उसमें चीनी को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं मिल रहा है। तो पानी में चीनी का घुलना एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। अगर बात करेंगे दूध से दही का बनना, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होंगे जिसमें एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। तो यहाँ दूध है और ये दही जो है अलग ही पदार्थ है। अगर दही को आप वापस दूध में बदलना चाहोगे तो कभी नहीं बदलेगा। ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, अगर इसकी बात करेंगे हम, तो मोमबत्ती में एक होती है, उसमें जो मोमबत्ती में जो धागा होता है, वो धागा जब जलेगा तो धागे का जलना होगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि धागा जलने के बाद में राख में परिवर्तन हो जाएगा उसका। और अगर इसमें मोम जलेगा तो मोम क्या है, मोम जब पिघलेगा वो पिघल कर भी मोम ही रहेगा, यानी पुनः प्राप्त किया जा सकता है मोम को। तो मोमबत्ती का जलना, इसमें ये दोनों ही शामिल होते हैं, फिजिकल भी केमिकल भी। और अगर हम बात करें किसकी, हवा में चांदी का काला होना, ये भी क्या है, रासायनिक। तो ऊपर वाले तीनों रासायनिक चेंज हैं, रासायनिक परिवर्तन है। नीचे वाला ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ़ पिघलेगा तो पानी में बदलेगा, ठीक है, और पुनः बर्फ़ को जो है टेम्परेचर कम करके फिर से बर्फ़ में चेंज किया जा सकता है। जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, जैसे शुगर को आप H2O में यानी पानी में मिला दो, घोल बना दो, NaCl को, नमक को पानी में मिला दो, तो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे, और साथ ही कौन सा, जल का उबालना, बर्फ़ का पिघलना, जल का वाष्प बनना, ये सारे फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 देखिए। पीएच मान क्या दर्शाता है? पीएच का जो मीनिंग होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोलते हैं पीएच को। तो पीएच एक्चुअली एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है। ये स्केल हमें क्या बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी विलयन जो है, कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। यानी कोई विलयन, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको ये पीएच स्केल ही बताता है। तो पीएच स्केल पर आप जानते हैं 0 से लेकर के 14 तक मार्किंग होती है। सवाल पूछा हुआ है, पीएच स्केल पर जो मार्किंग होती है 0 से 14 तक होती है, और 0 से 7 तक जितने भी पीएच स्केल पर वैल्यू आते हैं, तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो वो होगा एसिडिक यानी अम्लीय। और 7 से 14 के बीच में जिन सॉल्यूशन का वैल्यू जो होगा 7 से अगर 14 के बीच में है तो वो होंगे बेसिक, ये अम्लीय है, ये क्षारीय हैं। और जिनका होगा 7 वो होंगे उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे शुद्ध जल जो है एक उदासीन विलयन है। इसका आंसर कर पाएंगे, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का सूचकांक होता है पीएच वैल्यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक विलयन है, एक सॉल्यूशन है, ये जो है एक विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो इसका पीएच कितना होगा? तो ये 2 सवाल हैं, एक साथ पूछे जाते हैं। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, जो अम्लीय विलयन होते हैं, जो नीला लिटमस को जो है लाल रंग में चेंज कर देता है,
तो जो एसिडिक सोल्यूशन होंगे वो एसिडिक सोल्यूशन क्या करते हैं या अम्लीय विलयन क्या करते हैं, जो नीला लिटमस होता है उसको लाल में बदल देते हैं, लाल रंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो क्षारीय बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो लाल रंग के लिटमस को कर देते हैं नीला। तो ये जो होगा, इनका जो पीएच होगा तो 7 से कम होगा फिर, और इनका पीएच कितना होगा, वो 7 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में देखो 7 से ज़्यादा पीएच वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। जो क्षारीय विलयन होते हैं, जो ऐसे जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो उन विलयन का पीएच मान कितना होता है, वो 8.3 से ज़्यादा पीएच शो करने लगते हैं, जो इनमें ऑप्शन में नहीं है। अगला देखेंगे, किस अम्ल में, किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, ये होता है HNO3, इसमें तो पाई जाती है। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है H2SO4, इसमें भी पाई जाती है ऑक्सीजन। और अगला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें है HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होती है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। और पाई जाने वाली ये दोनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसको मिला करके बनाया जाता है। एक्वा रेजिया को हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। जो एक्वा रेजिया होता है एक्चुअली ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HNO3 और HCl, इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। कई बार पूछा हुआ है, तो यहाँ आपको सीधे नाम दिए हैं, और किसी कभी इस ऑप्शन, इन ऑप्शंस की नाम की जगह ऐसे इस्तेमाल करता है इनके केमिकल फॉर्मूलाज को। और इनका जो रेशियो होता है, इसमें HNO3 का रेशियो 1 होता है और HCl 3 रेशियो 1:3 में होते हैं ये दोनों ही। ये स्वर्णकारों द्वारा जो सोनार होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली जितने भी सोना चांदी आभूषण वाली जो एक तरीके से धातु होती हैं उनको मेल्ट करने के लिए इसका एक्वा रेजिया का यूज़ करते हैं ये जो सोनार होते हैं। किस गैस के कारण जो पावरोटी है या केक है फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। तो जो किस गैस के कारण जो पावरोटी हैं ये केक फूलकर मुलायम और स्पंजी होते हैं, ये होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो पावरोटी होती है इसको बनाने में हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। इसके साथ जब हम टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके परिणाम स्वरूप जो पावरोटी हैं वो फूल जाती हैं, मुलायम और स्पंजी बनती हैं। अगला देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा जो है, सोडा वाटर किस नेचर का होगा। देखिए, सोडा वाटर के अलग अलग नाम होते हैं। इसको जो है बबली वाटर, फिजी वाटर, स्पार्कलिंग वाटर और कार्बोनेटेड वाटर, इन सब नाम से इसको बोलते हैं हम सोडा वाटर को। और जो सोडा वाटर होता है इसका पीएच वैल्यू होता है 3 से 4 के बीच, यानी ये 7 से कम ही होता है। तो ये एसिडिक नेचर का होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जो है सागरों में, जो सागर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, लवण की, साल्ट की। तो अगर समुद्री जल देखोगे आप, सी वाटर, तो उसमें लवण जो है 1 लीटर समुद्री जल में जो लवण की मात्रा होती है वो 35 ग्राम के आसपास होती है, ठीक है। और इसमें समुद्री जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम अपने खाने में करते हैं, ये खाने वाले नमक के रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से प्रेजेंट होता है। जो जितने भी एसिड होते हैं उनमें से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, सभी में जो होता है। याद रखिएगा, सारे एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। सवाल नंबर नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उनमें बताना कौन सा सही है। पहला है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक हैं, उनका अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी है, मृदा है, वो एसिडिक बन जाती है। तो अगर मिट्टी में हम ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो मृदा है, हमारी मिट्टी है, वो एसिडिक बन जाती है। और अगर मिट्टी हमारी एसिडिक हो रही है तो हमारी पौधों की वृद्धि के लिए वो सही नहीं होती है, उनकी हेल्थ के लिए। तो ज़्यादा जो अम्लीय मृदा होती है उसका अगर आप उपचार करते हैं तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसे बुझा चूना भी कहते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। अब इसमें बात की गई है इसमें जैव पदार्थ क्यों मिलाए जाते हैं। तो इसके उल्टा जो मृदा की क्षारीयता होती है, अगर मिट्टी में मान लीजिए मिट्टी का नेचर बेसिक ज़्यादा है, अगर क्षारीय ज़्यादा है मिट्टी, तो उसको कम करने के लिए हम जैव पदार्थ मिलाते हैं, ना कि अम्लीय को। अम्लीय को कम करेंगे तब हमें क्या मिलाना पड़ेगा,
कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे, यानी बिना बुझा हुआ चूना जो होता है या बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको ऐड करेंगे। अगर आपको यहाँ क्षारीय बनाना है तब ऐड करेंगे हम जैव पदार्थों को। तो एक सही है इसका, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण होता है? तो जल की जो कठोरता होती है, जल की कठोरता किसकी वजह से होती है? उसमें एक तो मैग्नीशियम का प्रेजेंस होता है और कैल्शियम का, इनके कारण ही जो है जल कठोर होता है। तो जल की जो स्थायी कठोरता है इसमें कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है, और जब इनको उबालते हैं तो ये समाप्त भी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? आपने घर में अंगीठी वगैरह जलाते होंगे, या बंद कमरे में जब आप कभी कोयले को जलाते हैं तो कभी कभी आपने सुना होगा कि ऐसे घर में अंगीठी जलाने से कई लोगों की मौत हो जाती है। तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है इस कोयला जलने से अंदर, जो आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है या बनती है? तो ये आपको पता है, इसको कोयले को जलाने पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस रिलीज होती है। ऑप्शन में या तो CO देगा या कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। ये एक विषैली गैस होती है। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें से बताना है आपको, इनके फॉर्मूला आप जानते हैं। तो इसका जो सही क्रम है वो इस तरह से रहेगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, CH4, C2H6, C3H8 और C4H10, यही सही क्रम होता है। जो सिगरेट के लाइटर होते हैं, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ये सवाल बहुत पूछे हुए हैं जितने भी हमने डिस्कस किए हैं अभी। तो सिगरेट की लाइटर होती है, इसमें होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है लिक्विड फॉर्म में, ये एक अत्यधिक ज्वलनशील होती है ब्यूटेन, C4H10, और इसको आसानी से जो है लिक्विफाइड भी किया जाता है, और लिक्विफाइड करके ही इसको लाइटर्स में भरा जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में भरते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, धूलिकित में से कौन से कार्बन का अप्रूप नहीं है? इनमें से कौन से अप्रूप बोलते हैं? एलोट्रॉप्स को। तो जब एक तत्व कई अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो इसमें जो है कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के जो अप्रूप होते हैं, उसमें हीरा है, इसको आप जानते हैं, ये कार्बन का ही रूप है या अप्रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अप्रूप है। फुलेरीन, एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? ये है फ्लोरीन्स लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो उसका कार्बन का अप्रूप है उसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन है, ये फ्लोरीन्स लिखा है यहाँ। तो इसमें और ऑक्सीकार्बन्स, तो इसमें देखिए इसको क्या कर लेंगे हम, ये क्या है? फुलेरीन, ठीक है, फुलेरीन। इसके साथ साथ बकमिनिस्टर, ग्रेफीन, ये सब कार्बन के अप्रूप होते हैं, तीनों तो हैं ही। ऑक्सीकार्बन इसका अप्रूप नहीं होता है कार्बन का। निम्नलिखित में से किसको ड्राई आइस कहा जाता है? इनमें से कौन सा शुष्क बर्फ होता है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम बोल देते हैं क्या? ड्राई आइस। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कार्बन यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यही होती हैं आपकी हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आप जानते हैं, इनका सबसे जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं। नेक्स्ट देखिए, जो सॉलिड कपूर होती है, ठोस कपूर जो होती है, इसको वाष्प कपूर में बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब उनको हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर जो ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में चेंज हो जाते हैं। कैसे? देखो, जो कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ जब आप गर्म करोगे तो वो द्रव में नहीं चेंज होगा, लेकिन द्रव में ना चेंज होकर के वो सीधे अगर वेपर में बदल जाता है तो, और सीधे अगर उस वेपर को ठंडा करते हो तो फिर से ठोस में मिले डायरेक्ट, यानी ऐसे लिख सकते, पहले हमने किसी ठोस को गर्म कर दिया, जब आप ठोस को गर्म करोगे तो सीधा वेपर बन गया, यानी लिक्विड नहीं बना बीच में, ठीक है, द्रव में नहीं बदल के वो सीधा वाष्प में बदल गया, और उस वाष्प को फिर से ठंडा करो तो फिर से आपको क्या मिल गया? सॉलिड ही मिल गया। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदरपातन या सब्लिमेशन। तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल चेंज है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन आपको बताना है कौन सा है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, तो ये तो क्या है? ये वही है नमक का पानी में घुलना। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बर्फ़ का गलना, बर्फ़ पिघलती है उसको भी फिजिकल चेंज में ही लाते हैं। दुग्ध स्कंदन मतलब दूध का दही में बदलना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ये केमिकल चेंज है, यानी
इसमें दूध जब दही में कन्वर्ट हो जाएगा, दही को वापस से आप दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रासायनिक परिवर्तन इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट, पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है? आपने जो पैकेट वाला दूध देखा होगा, अमूल का हो चाहे आनंद का हो, तो ये जो होते हैं ये पाश्चुराइजेशन के थ्रू आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को पाश्चुराइजेशन में या पाश्चुकरण में हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को एक निश्चित टेम्परेचर पर हम जो है एक फ़िक्स टाइम के लिए उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको तुरंत ठंडा किया जाता है और उसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो सब किल कर दिए जाते हैं। इसको जो है खोजा था किसने? पाश्चुराइजेशन को लुईस पाश्चर ने खोजा था। ठीक है, तो इसमें जो है पाश्चुराइजेशन में किसी भी पदार्थ को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक 30 मिनट तक पहले उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद उसको जो है ठंडा कितने टेम्परेचर पर किया जाता है, ये टेम्परेचर रेंज आपको याद रखनी है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। और उसको 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को पाश्चुराइजेशन करने का जो मकसद होता है, दूध में जो जितनी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु हैं, उनको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो पहले दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद निश्चित समय में अचानक उसको ठंडा कर लेते हैं। वही दूध आज हमारे यहाँ पैकेटों में बिकता है। लास्ट देखिए, दहन क्या है, कंबशन कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कंबशन एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि कंबशन के बाद जलने के बाद में कोई दूसरा ही पदार्थ हमें मिलता है, यानी राख बन जाती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हो गए साइंस के हमारे कुछ मिक्स्ड अप क्वेश्चंस, मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अब अगले पार्ट में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।